हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग को मैंने पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि आज से आप लोग का अक्टूबर महीना का मंथली असेसमेंट शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप लोग क्वेश्चन पेपर भी जारी हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्लास 10th का दोस्तों कि इसमें आप लोग का क्या क्या सवाल आया है और कितने कितने नंबर का आया है। सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोग एग्जाम में हेल्प करेगा। साथ ही दोस्तों ये बताया गया कि अगर किसी कारणवश बोर्ड एग्जाम नहीं होता है तो इसी के आधार पर आप लोग का रिजल्ट बनेगा, और अगर एग्जाम होता है तो ये दोस्तों आप लोग का रिविजन का मौका दे रहा है। ठीक है, इससे आप लोग का कुछ सवाल जरूर बोर्ड एग्जाम में मैच करेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, चूंकि ये स्कूल में हो रहा है, लेकिन हाँ जो नवंबर दिसंबर में दोस्तों होने वाला है वो आप लोग का पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और कितने नंबर का है। और दोस्तों ये क्लास 10th का यहाँ देख सकते हैं, मासिक जांच परीक्षा सेट 1 क्लास 10th, विषय है बायोलॉजी, माह अक्टूबर मतलब इसी महीने का, समय 2 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक 40 नंबर का है, जो कि पहले मैंने वीडियो बनाकर बता दिया था एक न्यूज़ में। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का 10th क्लास के, इसके बाद अगर कोई पेपर मुझे मिलता है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करिए। दोस्तों एक एक नंबर के यहाँ 10 सवाल है जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सारा का हम अभी आंसर बताएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ देख लीजिए क्या है नेक्स्ट में कि ये आप लोग का दो नंबर का 4 सवाल है जो कि 8 नंबर टोटल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ देख लीजिए 3 नंबर का भी 4 सवाल है, इसमें 12 नंबर मिलेगा। और सेक्शन डी में यहाँ 5 नंबर का 2 सवाल है जो कि 10 नंबर का मिलेगा। दोस्तों चलिए सभी का सॉल्यूशन बता देते हैं, आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में हेल्प हो सके और बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प हो सके। और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें सवाल है। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या है दोस्तों कि अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए कूटपाद, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कौन सा माध्यम में होता है पेप्सिन द्वारा। तो दोस्तों ये हो जाएगा अम्लीय माध्यम, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला सवाल जो हम लोग का है बोल रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए, दोस्तों याद कर लीजिए, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फिर बोल रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन कहाँ होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन आप लोग का होता है ये कोशिका द्रव्य में, यानी कि आप लोग का ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट सवाल है मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है। दोस्तों मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है, आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक कार्य करता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 5 का। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर हृदय से के किस भाग में आता है। जो अशुद्ध रुधिर है दोस्तों वो हृदय के किस भाग में आता है। तो याद कर लीजिए, आता है दोस्तों दायां अलिंद में। ठीक है, दायां अलिंद, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि आसान है और इंपॉर्टेंट भी है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी चेक करते हैं तो कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है आप लोग का 120/80। ठीक है, याद कर लीजिए 120/80, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये दोस्तों होता है प्लेटलेट्स, जो कि सभी को पता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। कहीं कट जाता है तो रक्त का थक्का बन के वहाँ पर रक्त को जमा देता है, इसलिए रक्त बाहर नहीं निकलता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए एक आप लोगों को फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि चित्र में डी क्या दर्शाते हैं, मतलब ये जो डी है ये क्या है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा भाग, इसी को पूछा है। देखिए डी दिया है ना इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। ठीक है, या देखिए खुला हुआ रंध्र, ये बीच में रंध्र छिद्र है जो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों सब्जेक्टिव सवाल है, तो चलिए सभी का एक एक करके हम उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से देख लीजिए और हाँ इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद भी कर लीजिए ताकि एग्जाम में आगे हेल्प हो सके। देखिए सब्जेक्टिव भले ही हो, लेकिन हो सकता है अगला जो आप लोग नवंबर दिसंबर एग्जाम हो उसमें से इसी में से ऑब्जेक्टिव निकल कर आ जाए, इसलिए सभी को ध्यान से देख लीजिए ताकि आप लोग मंथली एग्जाम में भी आसान हो। चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसमें सब्जेक्टिव सवाल। तो दोस्तों आप लोगों का सबसे पहला सवाल क्या है देख लीजिए, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन का क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में जो पदार्थ का वहन होता है उसमें क्या अंतर होता है, कौन सा चीज किस चीज का वहन करता है, इसमें पूछा है। तो चलिए इसमें देख लीजिए क्या है। बोल रहा है जाइलम क्या है, निर्जीव उत्तक है, ये जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुंचाते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, एक तरफ जाइलम लिखिएगा एक तरफ फ्लोएम लिखिएगा और इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, जाइलम निर्जीव उत्तक है, ये जड़ों से जल लेगा, जड़ों से जल लेता है, खनिज लवण लेता है और इसको घुले हुए लवण को पत्तियों के तक पहुंचाता है। मतलब ये कहाँ तक जाता है, जड़ से ऊपर की ओर जाता है, तो इसकी गति ऊपर की ओर होता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम सजीव उत्तक है और ये
पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां क्या बनाता है? भोजन बनाता है। तो इस भोजन को लेकर वो पौधों के हर एक भागों में तक पहुंचाता है। ठीक है, पत्ती क्या सबसे ऊपर में होता है, तो वहां से क्या नीचे की ओर आएगा, मतलब इसकी गति जो होती है दोस्तों, यहाँ देखिए नीचे की तरफ इसकी गति होती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग का यहाँ देखिए दूसरा सवाल क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। और ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आप लोग बोलना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, तो हम लोग के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण कर देता है। जहाँ अम्ल रहेगा वहाँ तो अम्लीय माध्यम का निर्माण करेगा ही भैया। इसकी मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है और HCl अम्ल जो होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। जो भोजन में रोगाणु रहते हैं उसको नष्ट कर देता है। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता है, अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये हमारी जो आमाशय में उसमें अम्लीय माध्यम का निर्माण कर देता है, जिससे जो रोगाणु होता है उसको नष्ट कर देता है और हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगला सवाल बोला है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का वर्णन करें। आसान सा सवाल है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है कि पौधों में हरे पत्ते क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों, पौधों में हरे पत्ते सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल तथा खनिज लवण लेकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। यानी कि जो भोजन का निर्माण होता है वही चीज़ पौधे क्या करता है कि पत्ते क्या करता है, वायु से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तो होती ही है, मतलब सूर्य का प्रकाश मिलता है, और जमीन से भूमि से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं। यही दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी घटना। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है। भैया बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है, पौधों में पत्तियों के छिद्रों से जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, जो पौधों के पत्तियों में जो छोटा छोटा एकदम छिद्र होता है हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है, उसके थ्रू जो जलवाष्प बाहर निकल जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और इसका लाभ क्या है देखिए, इसका महत्व क्या है देखिए, यह जल के अवशोषण को नियमित करता है। ज़्यादा जल हो जाने पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देता है। क्या करता है, इसके जल के अवशोषण को नियमित करता है, मतलब ना ज़्यादा जल होने देता है ना कम होने देता है। ठीक है, जैसे ही ज़्यादा जल होता है उसको वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्पित करके अपने पत्ते से बाहर निकाल देता है वातावरण में। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं, तथा पौधों में तापमान संतुलित बनाए रखता है, ताकि पौधों में क्या करता है, तापमान को भी बनाए रखता है, ज़्यादा घटने बढ़ने नहीं देता है। ये वाष्पोत्सर्जन का काम रहता है मेन। ठीक है, यही इसका महत्व है। अगला सवाल देखिए, सेक्शन सी का पहला सवाल क्या बोला है देखिए, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करें, यह क्यों आवश्यक है। देखिए, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। देखिए, मेन दोहरा परिसंचरण क्यों कहता है, क्योंकि जो हम लोग का हृदय में है 2 बार रुधिर जाता है। क्या देखिए क्यों, हृदय का दायां एवं बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। मतलब आप लोग का 2 भागों में बटा हुआ हृदय, ठीक है, विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, हम लोग को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, बाकी जीव जंतु जैसा नहीं कि मछली को कम मिलेगा तो भी चल जाएगा, हम लोग को तो भैया ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिसंचरण लाभदायक होता है। ठीक है, यही दोस्तों होता है दोहरा परिसंचरण, मतलब जिसमें रुधिर हम लोग के हृदय में 2 बार पहुँचता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसको आप लोग ऐसे कीजिएगा ना, यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ, आप एक तरफ वायवीय श्वसन लिखिएगा, एक तरफ अवायवीय श्वसन। ठीक है, एक तरफ लिखिएगा वायवीय श्वसन और एक तरफ लिखिएगा दोस्तों अवायवीय श्वसन। ठीक है, और इधर 1 नंबर, इधर 1 नंबर, इधर 2 नंबर, इधर 2 नंबर करके ऐसे लिख दीजिएगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ बोल देता हूँ क्या क्या है। वायवीय श्वसन में देखिए क्या है, सबसे पहले 1 नंबर में वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नाम में ही से ही पता चल रहा है कि वायवीय यानी कि वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसमें। वायवीय श्वसन में दूसरा नंबर देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। मतलब दोस्तों एक को याद कर लीजिएगा, दूसरा याद हो जाए, इसी तरह से हम लिख कर इसको लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्या बोल रहा है कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन में क्या होता है, अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा इथेनॉल होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन जो होती है उसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में उससे कम मात्रा में उत्पन्न होती है ऊर्जा। ओके,
नेक्स्ट जो लास्ट है, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है। और दोस्तों जो वायवीय श्वसन होता है, यह उच्च जीवधारियों मतलब ज़्यादातर पौधों में, जंतुओं में, मानवों में, हिरण, पक्षी आदि जीव जंतुओं में पाया जाता है। जबकि दोस्तों जो अवायवीय श्वसन होता है, यह निम्न जीवधारियों में होती है। निम्न जिसको ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, जैसे ईस्ट हो गया, फीता, कृमि हो गया, ये सारा चीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो देखिए, पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित होता है, सबको पता है। क्षुद्रांत में हजारों सूक्ष्म अंगुलीनुमा विलाई होते हैं। अंगुलीनुमा वलय बोलते हैं इसको। ठीक है, अंगुलीनुमा वलय होते हैं। इसी कारण इसका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, अंगुलीनुमा वलय होता है और जिसके कारण इसका आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। अब क्षेत्रफल दोस्तों बढ़ेगा तो उसमें अवशोषण भी बढ़ जाएगा। यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या है, अब यहाँ पर देखिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में क्षुद्रांत क्या, तो पचे हुए भोजन क्या होता है, क्षुद्रांत पहुंचने से पहले उसमें जो क्षुद्रांत होता है उसमें क्या होता है, अंगुलीनुमा वलय होता है और इसी कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और क्षेत्रफल बढ़ने से इसका भोजन का अवशोषण भी बढ़ जाता है और इस प्रकार अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, देखिए क्या दोनों में अंतर पूछा है। तो कुपिका क्या है, कुपिका शुद्ध तथा अशुद्ध वायु का वहन करती है। ठीक है, कुपिका शुद्ध तथा अशुद्ध वायु का वहन करती है। वृक्काणु क्या करती है, वृक्काणु शुद्ध व अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करती है। ठीक है, ये क्या शुद्ध अशुद्ध वायु का वहन करती है, जबकि वृक्काणु शुद्ध व अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करती है, रुधिर का वहन करता है। ठीक है, कुपिकाओं का आकार छोटा होता है जबकि वृक्काणु लूपदार बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिए, कुपिका दोस्तों जो होता है वो छोटा आकार का होता है जबकि वृक्काणु बड़े आकार का होता है। कुपिका शरीर में रसायन CO2 गैस के रूप में निकलती है। कुपिका शरीर में रसायन जो होता है उसको CO2 गैस के रूप में बाहर निकालती है, जबकि वृक्काणु क्या करता है, वृक्काणु शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन को मूत्र के रूप में निकालती है। जो किडनी काम यही करता है, किडनी क्या शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त रसायन है उसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों यही दोनों में मेन अंतर है। सेक्शन डी देख लीजिए क्या बोला है दोस्तों। सेक्शन डी में आप लोग का यहाँ पर जो कि 5-5 नंबर का यहाँ देख लीजिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं श्वसन तंत्र ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसको थोड़ा सा श्वसन तंत्र के बारे में लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, उसके बारे में लिख दीजिए क्या ऐसा करता है, क्या करता है वो सारा चीज़। ठीक है, क्योंकि देगा इसमें 2.5 नंबर इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वहन की क्रियाविधि को समझाइए। हम लोग के शरीर में जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड वहन होता है वो कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए। मनुष्य में शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। हम लोग का दोस्तों जो रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसी के माध्यम से यहाँ पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है, उसी से मिलकर यह वर्णक फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत कर देता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ों के वायुकोश में जो वायु उपस्थित रहता है उससे ऑक्सीजन ले लेता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को बांट देता है, विस्तृत कर देता है, मतलब उसमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, कणों के साथ मिल जाता है। यह उपाचय क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है। क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं उपचयन होता है जो उसमें, उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उस गैस को ग्रहण करके यह रक्त परिवहन के द्वारा क्या रक्त के थ्रू से आता है, जिसको बोलते हैं विऑक्सीजनेट रुधिर, फेफड़ों तक आ जाता है और फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही इसका मेन क्रियाविधि है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन आता है, फिर आप लोग का ये कार्बन डाइऑक्साइड बदलता है, फिर फेफड़ों के थ्रू से बाहर निकल जाता है। और अंतिम सवाल दोस्तों है, नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। तो आप लोग एनसीईआरटी में नेफ्रॉन का चित्र होगा, उसको देख के इसमें बना दीजिएगा और हाँ उसका क्रियाविधि यानी कार्य कैसे क्या करता है, कौन सा अंग क्या कार्य करता है वो भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग क्लास 10th का मंथली असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर कोई क्लास का मिलता है तो हम बना देंगे। और इसके अलावा आपके पास दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चंस पेपर है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन जल्द अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप अपना क्वेश्चन पर सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।